औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं रोही चोलिस्तान में रहकर आपको वादी हाकड़ा और इसी तरह वादी हाकड़ा के किनारे मौजूद तारीखी कलों की सैर करवा रहा हूँ। आज मैं आपको एक तारीखी किले की सैर करवाने की गार से कला दीनगढ़ पहुँचा हूँ। ये मेरे पीछे आपको कला दीनगढ़ का टूटा फूटा हुलिया नज़र आ रहा है। मैं चलकर आगे आपको इस कला दीनगढ़ की अंदर से पूरी सैर कराऊंगा। साथ साथ मैं इस किला की मुकम्मल तारीख आपको अपनी इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा नाजरीन, रोही चोलिस्तान कला दीनगढ़ जो कि बिल्कुल रोही चोलिस्तान में वाक़ है, यहाँ पर रिहायशी लोगों के जो जानवर हैं वो मीठे पानी की वजह से बीमार होकर मर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टोबों में पानी ख़त्म हो गया है। जो ये बारिशी पानी कलेक्ट करते हैं अपने जानवरों के इस्तेमाल के लिए, वो इस कला दीनगढ़ पर ख़त्म हो चुका है। तो वो सूखे हुए टोबे भी मैं अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ साथ यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनसे भी ये मालूमात लेने की कोशिश करूंगा। ये सब कुछ मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने और बताने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मेरे साथ, मैं आपको कला दीनगढ़ की मुकम्मल सैर करवाता हूँ। नाजरीन, ये सामने आपको कला दीनगढ़ का टूटा फूटा हुलिया नज़र आ रहा है। मैं चलकर आपको आगे इस कला की मुकम्मल सैर कराऊंगा। साथ साथ ये जो सामने एक टावर नज़र आ रहा है, ये दिफा के लिए हमारे जवानों ने इस कला पर बना रखा है। यहाँ पर वो चढ़कर बॉर्डर एरियाज़ पर अपनी नज़र रखते हैं। यहाँ से बाकायदा जो है ना वो अपनी सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो इस टावर पर चढ़कर मैं कोशिश करूँगा कि आपको बॉर्डर एरियाज़ की वीडियोस बनाकर दिखाऊं। मैं अब इस कला की जाने बढ़ रहा हूं। नाजरीन, इस कला के साथ जो है ना उस दौर के कुएं और कुंड बनाए गए थे, वो भी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। ये सामने एक कुआं आ चुका है। मैं चलकर आपको इस कुआं का जो है ना वो नज़ारा करवाने की कोशिश करता हूं। ये मेरे पास ही वो कुआं रह गया है, मैं उस जाने बढ़ रहा हूँ। बताया जाता है कि ये कुआं कभी पानी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। मेरे साथ यहाँ के मकामी लोग मौजूद हैं, इनसे भी मालूमात लेने की मैं कोशिश करूँगा। मैं इस वक्त कुआं के बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ। मैं कैमरामैन से भी गुजारिश करूँगा कि इसको बहुत क्लोज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ख्याल करना भाई, कोई इसमें पाँव स्लिप होकर गिर न जाए। ये देखें, बहुत ही गहरा कुआं। थोड़ा सा भाई पीछे हटकर इसमें पता है मसला ये होता है कि कभी कभार हम ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जो एक कुआं होता है या गढ़ा होता है, या हमने देखा है कि बहुत पुराने कुएं जिन पर लोग गए हैं और यकदम ऊपर से झांका है तो नीचे से एक गैस निकल रही होती है। वो उस गैस की बू से बेहोश होकर उसमें गिर जाते हैं। तो ये एहतियात करनी चाहिए जब भी आप लोग और मेरे देखने वाले दोस्त जितने भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप ऐसी जगहों पर जाएं तो अवॉइड करें कि ये जो है ना इन जैसे कुओं पर यकदम झांकने से कि इसमें से कोई गैस खारिज हो रही होती है और बंदा उसमें गिर जाता है। तो ये मेरे साथ यहाँ का मकामी जो है ना बाशिंदा वो भी मौजूद है। वो भी हमें इस कुआं की जो है ना मुकम्मल तफसील फराहम कर रहा है कि कभी ये कुएं जानवरों के पानी पीने के इस्तेमाल में लाए जाते थे। दरअसल नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि जब यहाँ पर रोही के इलाकों में बारिश हो जाती है तो बारिश की ढिलवान वाली जगह पर ये कुएं बनाए जाते हैं। फिर इन कुओं में बारिश का पानी भर जाता है और फिर उसको सारा साल ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मगर ये जो कुआं है ना, ये ताहद निगाह गहरा है। इसको बैठकर मैंने देखा है, इसकी गहराई का नहीं मालूम हो रहा। ये बताते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े रस्से लगाकर कभी पानी खींचते थे। नाजरीन, ये सामने कला दीनगढ़ का
जो है ना एक हिस्सा नज़र आ रहा है। मैं चलकर आपको इस हिस्सा की और दीनगढ़ किले के अंदर से मुकम्मल सैर करवाने की कोशिश करूँगा। साथ साथ मैं आपको इस किला में एक ऐसी जगह भी मौजूद है, लोग रवायत के मुताबिक कभी इस किला पर जब ये किला आबाद था उस वक्त एक हैकल देव जो है ना उसने इस किला पर कब्ज़ा कर लिया था और वो लोगों को तंग करने लग गया था। तो सब लोगों ने फिर अपने मुर्शिद पीर से दुआ की, तो उन्होंने जनाब उस देव को कैद करके ना इस किला के एक सतून बुरुज में जो है ना उसे बंद कर दिया था। तो वो भी जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। साथ साथ मैं आपको इस किला की हिस्ट्री भी बताने की कोशिश करूँगा। नाजरीन, ये किला दीनगढ़ किसी ज़माना में ये किला तिरहाड़ किला कहलाता था। यहाँ पर तकसीम पाकिस्तान के वक्त से कुछ अरसा पहले लोगों ने माइग्रेट की, हिजरत की। यहाँ पर हिंदू कौम आबाद थी, तो उस हिंदू कौम ने तकसीम पाकिस्तान के वक्त जो है ना मुसलमान होकर कलमा पढ़ लिया। तो इस वजह से वो दीनदार यहाँ पर कहलाने लगे और इस वजह से इस किला का नाम भी बिगड़ कर किला तिरहाड़ से किला दीनगढ़ कहलाया जाने लगा। ये किला बहादुर खां हलानी ने 1757 ईस्वी में तामीर कराया था। ये किला तहसील यजमान चोलिस्तान में वाक़ है और ये यजमान से 23 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस किला को पत्तन मीनारा से रास्ता भी जाता था। दरअसल जैसलमेर के एक हिंदू राजा लल्लू ने इस मकाम पर किला तिरहाड़ बनाया था। दूसरी रिवायत के मुताबिक मोहम्मद मारूफ खान कहरानी के बेटे इब्राहिम खान ने 1765 ईस्वी में इसकी तामीर शुरू कराई और इसके चचा ज़ाद खुदा बख्श वल्द नूर मोहम्मद खान ने इसको मुकम्मल कराया। दाखिली दरवाजे के ऊपर लकड़ी पर कलमा तैयबा के अलावा कुछ और भी तहरीर किया गया था। किला की फसील और मकानात अब महदम हो चुके हैं। इसकी बुलंद बाला फसील के कुछ हिस्से उमर रफ्ता को आवाज़ देते हैं। किला दरावर से इसका फासला तकरीबन 52 किलोमीटर और यजमान शहर से इसका 23 किलोमीटर है। नाज़रीन कराम, ये सामने मैं आपको किला का अंदरूनी मंजर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सामने मेरे जो वीडियोस और ये आपको दिखाई जा रही हैं, ये किला दीनगढ़ का अंदरूनी हिस्सा है जो अब टूट फूट कर जो है ना वो शिकार टूट फूट होकर जो है ना वो तबाही का शिकार हो चुका है। ये है जी किला दीनगढ़। नाजरीन, किला दीनगढ़ पर ये मेरी रोही चोलिस्तान पर जो वीडियो है वो आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि अब रोही चोलिस्तान में शदीद गर्मी पड़ने लग गई है। यहाँ पर दर्जा हरारत भी बहुत हाई जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना रोही चोलिस्तान की जो वीडियोस हैं वो आज मैं आखिरी अपनी बनाकर अपनी आइंदा वाली वीडियोस आपको किसी और हिस्टोरिकल जगह की मैं दिखाऊंगा। मेरी देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि अगर आप भी कोई हिस्टोरिकल जगह देखना पसंद करते हैं तो उस जगह का नाम कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो बनाकर आपको उस जगह की दिखाऊं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान को जहां कुदरत ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, वहीं पर पहाड़ों, दरियाओं, झीलों और समंदर के साथ साथ चमकते दमकते 5 वसी और अरीज सहराओं से भी नवाजा है। इन सहराओं में खारान का सहरा, थल का सहरा, थर का सहरा और सर फरंगा और चोलिस्तान शामिल हैं। चोलिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है जो 25,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। चोलिस्तान का नाम तुर्की ज़बान से चुना गया है। लफ्ज़ चूल से माखूज है जिसका मतलब रेत है। इस सहरा का शुमार दुनिया के बड़े बड़े सहराओं में होता है। इस सहरा का तूल 480 किलोमीटर जबकि अर्ज़ 192 किलोमीटर है। सहराए चोलिस्तान पाकिस्तान के मशरकी हिस्से से लेकर मगरब तक फैली हुई एक कोस की मानंद है। इसके शुमाल में दरियाए सतलुज, जनूब में दरियाए सिंध, जबकि मशरक़ और जनूब में इसके आखिरी किनारे भारत के ज़ेर इंतज़ाम सहराए राजस्थान से जा मिलते हैं। सहराए चोलिस्तान का मुकम्मल रकबा
भावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खां की अजला की हदूद में आता है। ये सहरा भावलपुर से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, लेकिन इस सहरा में दाखिल होने के 8 मुख्तलिफ रास्ते हैं। ये तमाम रास्ते कच्चे और ज़रई इलाकों से शुरू होते हैं। इन 8 रास्तों में से पहला रास्ता फोटाबाद से निकलकर फूलड़ा और शिकारगाह से होता हुआ चोलिस्तान में दाखिल होता है। दूसरा रास्ता भी फोटाबाद से ही शुरू होकर लान और लारन से होता हुआ चोलिस्तान में दाखिल होता है। इसी तरह तीसरा रास्ता मरोड़ से निकलकर राना भाना से होता हुआ चोलिस्तान की तरफ निकल जाता है। चौथा रास्ता भावलपुर से कोटवाला से होता हुआ चोलिस्तान की तरफ निकल जाता है। पांचवा रास्ता भी यजमान से होता हुआ चन्नन पीर के रास्ते से चोलिस्तान को निकल जाता है। इसी तरह छठा रास्ता मंडी यजमान से निकलकर बिजनौर से होता हुआ चोलिस्तान की तरफ जा निकलता है। सातवां रास्ता अहमदपुर शर्किया से होता हुआ शाहीवाला से होता हुआ चोलिस्तान में दाखिल होता है। आठवां रास्ता रहीम यार खां से गलमर्ग के रास्ते इस्लामगढ़ की जानिब से चोलिस्तान में दाखिल होता है। इन तमाम रास्तों पर उस वक्त 29 कदीम किले एक जंजीर की मानद में तामीर किए गए हैं। ये किले दरिया हाकड़ा के किनारे पर तामीर किए गए थे। कदीम किलों में से ज़्यादातर किला दरावर फोर्ट ही मुतारिफ है, जिसके नज़दीक से चोलिस्तान जीप रैली होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दरावर फोर्ट के करीब ही 2 मज़ीद अहम किले भी मौजूद हैं, जिनके नाम उमर फोर्ट और दीनगढ़ हैं, जिस पर आज मैं मौजूद हूँ। इनके अलावा कला फूलड़ा, कला मरोट, कला जामगढ़, कला मौजगढ़, कला मुबारकपुर, कला फतेहगढ़, अमरूका, कला मीरगढ़, कला खैरगढ़, कला बावलगढ़, कला सरदारगढ़, कला मछली, कला कैमपुर, कला मीरवा, कला चांडा, खांडू, कला खानगढ़, कला रुकनपुर, कला लियारा, कला सादकाबाद, कला कंडेरा, कला सेवारी, कला साहबगढ़, कला वंजड़ोट, कला धोवी, कला ओच, कला ताजगढ़, कला इस्लामगढ़ और कला मेव मुबारक शामिल हैं। इसी सहराए चोलिस्तान में ये किले दरिया हाकड़ा के किनारे पर मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर किले अब खस्ता हाली का शिकार होकर अपना नाम बाकी लेकर मौजूद हैं, जबकि किला दरावड़ और इसी तरह किला जामगढ़ और किला मौजगढ़ कुछ हद तक देखने के काबिल हैं। अगर हुकूमती तवज्जो इन पर दी जाए तो ये किले हमारा अजीम विरसा महफूज हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, किला दरावड़ के मकाम के करीब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा अजमाइन की मज़ार भी मौजूद है, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये हजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने से यहाँ पर मौजूद हैं और ये जंग के दौरान यहाँ पर शहीद हो गए और उनकी मज़ार जो है किला दरावड़ के करीब बनाई गई है। इसी तरह सहराए चोलिस्तान में मुतअद्दिद मकामात ऐसे भी मौजूद हैं, ऐसे टीले भी मौजूद हैं जिन्हें मकामी लोग ठेड़ कहते हैं। इन टीलों से चोलिस्तानी बारिशों और आंधियों के बाद कदीमी सिक्के, बर्तन और नायाब एशिया ढूंढते हुए नज़र आते हैं। किला दीनगढ़ यजमान शहर से 25 किलोमीटर के फासले पर सहरा के बीचों बीच वाक़ है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर से मकामी लोगों का बताना भी है। मज़ीद ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये यहाँ के मकामी हैं, तो ये भी हमें इस बारे में कुछ बताएंगे। तुसा ये दसाओ साकू कि इन किले दे जड़ा देह वाला वाक़या है वो किवें दा तरीके दा है? इसी तरीका यहाँ पे पहले तक आबादी होती। अच्छा होती तो वाले जड़ा ना आबादी देने च दे तक रहंदा। ठीक है। वो था ना सजा कोई ना खाना। अच्छा। पर किता एक बंदा दो बंदे जड़ा रोजाना देखता। हाँ। अच्छा वाले जड़ा बंदा शिकायत की बुजुर्ग साहब जैसा तो मुर्शिद ने आको वाला आया ये भी दिखा मुंदरा देख कैद कर देता। इन भाई साहब जिस तरह की ज़बान दे दसावन आए हैं, ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर जब ये किला आबाद था, यहाँ पर आबादी थी, तो यहाँ पर जंगल में से कोई देव आ गया था जिसने इस किला पर कब्जा कर लिया था। तो फिर सब लोगों ने ना अपने पीर से वो कहा, तो इनका वो उस किले का उस वक्त का कोई पीर था जो वो इधर आया, तो उसने अपने जादू और उसने अपने करामात से, उसने अपने इल्म की ताकत से कह लें
तो उसने जो है ना उस देव को इस जो है ना इमारत में बंद कर दिया था, जो ताहाल अभी इसमें बंद है। तो ये यहाँ की लोक रिवायत है, ये मामला जो है यहाँ के मकामी बताते हैं, लोग रिवायत में मौजूद है। तो ये भी इस कला के साथ एक तारीफ जुड़ी हुई है। यही वो है जगह जिसमें बताया जाता है कि एक देव बंद है। अच्छा बंद करते हैं। नादरीन, इसी जगह के साथ एक और कुआं मौजूद है। मैं चलकर आपको इस कुआं की भी वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वो एक और कुआं मौजूद है, इसका बारे में भी बताया जाता है कि जब ये बारिश होती थी तो ये पानी से भर जाता था, तो इसमें से लोग पानी इस्तेमाल करते थे। ये भी गहरा कुआं है जो कि कभी रोही चोलिस्तान के लोग इसको बारिशों के लिए इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से फिर साला साल पानी इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन करम, मैं आपको यहाँ पर एक और भी बात बताता चलूँ कि रोही चोलिस्तान के लोग कूंड भी बनाते हैं। कूंड के अलावा उनके पास एक कूंड होती है। वो कूंड कैसे होती है, वो कूंड मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे सारा साल बल्कि 5 साल तक पानी उस कूंड में महफूज किया जाता है। जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो फिर ज़्यादा पानी इधर आता है। तो फिर उस पानी के आने से जो मैदान में निचली जगह पर कूंड बनाई गई होती है उसमें पानी भर जाता है और फिर वो कूंड टोबे का पानी इस्तेमाल करते रहते हैं। जब वो खुश्क हो जाए तो फिर उसके बाद वो कूंड में से पानी इस्तेमाल करते हैं। तो वो कूंड कैसी होती है? वो कूंड ऐसी होती है जो अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये है वो रोही की कूंड जिसमें रोही के लोग अपना आखिरी जो है ना पानी बचा कर रखते हैं। तो ये उस तरह से है कि आखिरी जो है ना ये इनका पानी इस्तेमाल करने का ऑप्शन है कि इस कूंड में जो पानी बच जाता है रोही के लोग फिर उसमें से पानी इस्तेमाल करते हैं। ये कूंड कैसे होती है मैं आपको अंदर से भी दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब ये खुश्क होकर रेत से भर चुकी है। ये मजबूत जो है ना लोहे बजरी और सीमेंट के स्ट्रक्चर से बनाई जाती है। इसका एक ऊपर बाकायदा ढक्कन होता है। जब बारिश से ये भर जाती है तो फिर इस पानी को महफूज कर दिया जाता है। लोग टोबे का पानी इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर कूंड में से पानी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं कलाग में मौजूद जो एक सेंटर में हमारे पाक आर्मी के जवानों की तरफ से दिफा के लिए एक टावर लगाया गया है। ये टावर बहुत ऊंचा है, यहाँ से हमारे जवान दुश्मन पर निगाह रखते हैं। तो मैं चलकर इस पर चढ़कर आपको इस कला का ऊपर से भी नज़ारा करवाने की कोशिश करूँगा। साथ साथ मैं आपको जहाँ यहाँ से डेजर्ट एरिया पर जो बॉर्डर एरिया है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये बहुत बड़ा टावर है, मैं अब इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो मैं कैमरामैन से भी कहूँगा कि भाई एहतियात से इस टावर की सीढ़ियों पे चढ़ा जाए, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है हवा बहुत तेज़ है तो ये कुछ हमें झूलता हुआ भी नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त टावर के दूसरे तीसरे स्टेप पर पहुंच चुका हूं। अभी ये टावर बहुत ऊंचा है, मुझे ऊपर जाना होगा। यहाँ से जो रोही चोलिस्तान का मंजर है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है और ये कला जो टूट फूट का शिकार हो चुका है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यहाँ से बॉर्डर एरिया करीब पड़ता है, दूर दूर से जो है ना बॉर्डर के आसार मिलते हैं। तो ये है जी रोही चोलिस्तान। ये आपको कला का अंदरूनी मंजर दिखाया जा रहा है। मैं टावर पर जो है ना तकरीबन सेंटर में खड़ा हूँ। अभी टावर के ऊपर जाना बकाया है। तो यहाँ से रोही चोलिस्तान कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये लोग गाय लेकर अपने घरों को जा रहे हैं। तो रोही चोलिस्तान में गाय के झुंड कुछ इस तरह से चरते हैं। ये जी रोही चोलिस्तान। और ये सामने जो आपको रोड के साथ जगह नज़र आ रही है ये है दरियाए हाकड़ा का बेड।
تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں سے بھی واضح معلوم ہوگا کہ یہاں سے ایک لہنگا جا رہا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف ہے۔ ناظرین، سائنسدانوں کو بھی جو ہے نا پہلی بار اس روہی چولستان میں دریائے ہاکڑا کے بارے میں اس وقت پتہ چلا جب انہوں نے سیٹلائٹ سے یہاں کی تصویریں کھینچیں تو انہیں پتہ چلا یہاں پر کسی سوکھے ہوئے دریا کا بیڈ موجود ہے۔ تو پھر انہوں نے چل کر روہی چولستان میں وزٹ کیا، اسی طرح انہوں نے انڈیا میں، پاکستان میں اس بیڈ پر چل کر وزٹ کیا اور یہ دریافت کر لیا گیا۔ دوستو، یہاں سے جو روہی چولستان کا منظر ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے۔ میں اب بالکل او پی کے اوپر سے نیچے والی جگہ پر پہنچ چکا ہوں۔ یہاں پر ہوا بہت ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے۔ ہمت ہے ہمارے پاک آرمی کے جوانوں کو جو اس خطرناک جگہ پر کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارا دفاع کرتے ہیں اور ملک پاکستان کا دفاع کرتے ہیں۔ سلام ہے ان جوانوں کو جو رات دن ہماری جو ہے نا حفاظت کے لیے ان صحراؤں میں، ان جو ہے نا خطرناک جگہوں پر رہ کر ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ میں اوپر چڑھ کر اب آخری جو ہے نا سٹیپ رہ گیا ہے اس ٹاور کا، تو اس میں پہنچ کر بھی میں آپ کو یہاں سے ویڈیو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہاں سے روہی چولستان کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے۔ اوپر چڑھ کر میں آپ کو بارڈر کا بھی نظارہ کرواؤں گا کہ یہاں سے بارڈر کیسے دکھتا ہے۔ میں اس وقت اوپر والی او پی پہ آ چکا ہوں۔ یہ لاسٹ سٹیپ ہے اس ٹاور کا جہاں پر ہمارے جوان کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کے لیے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ سلام ہے ان کو۔ تو یہاں سے جو ہے نا یہ ہے بستی دین گڑھ کی، صرف ایک ہی بستی موجود ہے اس قلعہ کے پاس، جو کہ قلعہ کے ویران ہو جانے کے بعد یہ بستی بھی اجڑ گئی۔ کبھی دین گڑھ ایک شہر کہلاتا تھا، کبھی یہاں پر ہریالی ہوتی تھی، کبھی یہاں پر سبزہ زار ہوتا تھا، کبھی یہاں پر حکومت ہوا کرتی تھی، تو اب یہ ویرانوں میں ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ مضبوط قلعے صحرائی چولستان میں کیوں بنے۔ ناظرین کرام، جیسے آج کل کے دور میں ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم کسی ہائی وے کے قریب جا کر گھر بنائیں، اس روڈ کے کنارے اپنی زمین خریدیں، تو یہ ہے ہمارے آج کا نظام۔ آج سے صدیوں پہلے جو قیمتی زمین ہوا کرتی تھی وہ دریاؤں کے کنارے ہوا کرتی تھی، کیونکہ 300-400 سال پہلے زمینی سفر اور فضائی سفر نہیں تھا، تو لوگوں کے پاس صرف اور صرف دریاؤں کا سفر تھا۔ تو لوگ کشتیوں کے ذریعے دریاؤں میں سفر کرتے تھے اور پھر دریاؤں کے کناروں پر تاجر لوگ، بادشاہ لوگ اس طرح کے قلعے بنا لیتے تھے، اور وہ جو آتے تھے کشتیوں میں تاجر، یا وہ خرید و فروخت کا سامان لے کر آتے تھے ان قلعوں میں، وہ محفوظ جو ہے نا ہو جاتے تھے۔ قلعے ایک گیٹ سے بند کر دیے جاتے تھے، پھر ان کو ڈکیتی چوری کا کوئی خطرہ نہیں رہتا تھا۔ تو یہ ہے آج سے 600-700 سال پہلے کا سسٹم، کیونکہ اس وقت لوگوں کا سفر دریاؤں اور سمندروں میں ہوتا تھا، تو اسی وجہ سے لوگوں نے اپنے گھر بھی دریاؤں کے کناروں پر بنانے کو ترجیح دی۔ جیسے آج کل ہم اپنے گھر مین شہر اور وسائل والی جگہ پر بناتے ہیں، تو اسی طرح اس وقت کے بادشاہوں نے بھی اپنے گھر وسائل والی جگہ پر بنائے جہاں پر ٹرانسپورٹ کی سہولت تھی۔ اس وقت کی ٹرانسپورٹ یہ ہوتی تھی کہ لوگ کشتیوں میں سفر کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر کو پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کے حالات کی نسبت سے یہاں پر دریا کنارے یہ قلعے بنائے گئے تھے، کیونکہ ہر وقت میں ہر انسان اپنی سہولیت کے لیے سوچ کر اس نے اپنے گھر وسائل والی جگہ پر ہی بنائے۔ جیسے کہ آج کل ہم اپنے گھر شہروں اور نیشنل ہائی ویز کے کناروں پر بنانا جو ہے نا پسند کرتے ہیں، اسی طرح کے اس وقت کے بادشاہوں نے بھی اپنے گھر دریاؤں کے وسائل پر ہی بنائے۔ تو دوستو، اب میں اس ٹاور سے نیچے اتر آیا ہوں۔ یہ میری ویڈیو روہی چولستان پر آخری ویڈیو ہوگی، تو اس کے بعد میں اپنے ولاگ کہیں اور سے شروع کروں گا۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے چل کر قلعہ دین گڑھ پر بنا کر آپ کو دکھائی۔ یہ آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ میں تدوں ملکاں دی سینم اج چیخاں مار کے روون دے،
मैकू इश्क सिखाए है कोई निसरी तुल गई है मगर बलोचा दे सस्सी थल्ला विच रुल गई है ये देखो जी इनका पानी बाकायदा